अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है मेरा आपका डार्लिंग। अस्सलाम वालेकुम। ओ डार्लिंग, ये क्या? ओ बाबे, पंखा है, पंखा। मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी नज़र आ रहा है, इतना बड़ा पंखा। ओ जनाब, जितनी गर्मी है ना डार साहब, उसके हिसाब से ये पंखा जो है ना बहुत अच्छा। यार तुम्हें अंदाज़ा नहीं है शायद कि स्टूडियोज़ में एसी चल रहे होते हैं और तुम इतना बड़ा पंखा लेके घूम रहे हो। और डार साहब, एसी आपके लिए है, बाहर ज़रा निकल के देखें, वो दुनिया और है। इस कदर गर्मी है बाहर, आप तो इधर मशीन में ठंडे बैठे हुए हो ना। मुर्गियों ने उबले हुए अंडे देने शुरू कर दिए हैं। हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि सिंध के कई इलाकों में तो हीट वेव की वजह से लोग मुतासर भी हुए हैं। हीट वेव? बाबियो, ये हीट वेव क्या होती है? डार्लिंग, जैसे नाम से जाहिर होता है, इसमें हीट ज़्यादा होती है, यानी शदीद गर्मी की लहर। इसमें गर्मी बढ़ जाती है और हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये धूप में रहने से ये हीट स्ट्रोक होता है? धूप में रहने से तो और भी ख़तरा बढ़ जाता है, लेकिन डार्लिंग अगर शदीद गर्मी हो और जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो इंसान अपने बदन का दर्जा हरारत बरकरार नहीं रख सकता। डॉक्टर साहब, ये हीट स्ट्रोक में इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत कितना होता है? डार्लिंग, आम तौर पर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मगर इसमें ये होता है कि वो 40 से भी कहीं बढ़ जाता है। ओए होए होए होए, तो ये कैसे पता चलता है कि किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है? डार्लिंग, बड़ा अच्छा सवाल किया। इसकी कुछ अलामात हैं, मसलन शदीद गर्मी के बावजूद पसीना ना आना, थकावट महसूस करना, सर दर्द होना और बिल्कुल चक्कर आना, मतली भी आना और फिर एक ऐसी गशी तारी हो जाना। वो ये अलामात तो डॉक्टर साहब गर्मी में भी पेश आ जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन हीट स्ट्रोक की कुछ सीरियस अलामात भी हैं। वो ये हैं, जिल्द खुश्क हो जाती है और सुर्ख हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है। अल्लाह खैर करे डॉक्टर साहब, इससे बचाव का भी कोई तरीका है? फ़र्ज़ किया कि किसी को अगर हीट स्ट्रोक हो गया हो तो हस्पताल ले जाने तक उससे क्या मेरा मतलब सलूक करना चाहिए? डार्लिंग, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई शख्स नज़र आ जाए ना, तो सबसे पहले उसे किसी सायादार या ठंडी जगह पे ले जाओ और फिर गैर ज़रूरी कपड़े जो हैं वो भी कम कर दो। जिस्म पर मुसलसल पानी डालना चाहिए और पंखे के नीचे बिठा दें उसको। बिल्कुल ठीक। वैसे अगर बर्फ़ मिल जाए तो इसके जिस्म पे लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन बर्फ़ जो है उसे डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, किसी कपड़े में लपेट के उसके गर्दन, कमर और बगल में बर्फ़ लगानी चाहिए। ओ बाबियो, गर्दन, बगल और कमर में क्यों? क्योंकि ये हिस्से जो हैं इंसानी जिस्म में शरेयानों के बिल्कुल करीब होते हैं और जब ये ठंडे होते हैं ना तो जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक एहतियात ज़रूरी है। वो क्या जनाब? और बर्फ़ को बुज़ुर्गों, बच्चों और सीरियस मर्ज़ में मुब्तला जो मरीज़ है उसके इस्तेमाल में नहीं करनी चाहिए, उनके लिए पानी बहुत बेहतर है। ठीक है, मैं समझ गया। अब ज़रा ये बता दें कि हीट स्ट्रोक जो है उससे बचने का क्या तरीका होना चाहिए? आज तो बड़े अच्छे सवाल कर रहे हो। सबसे पहली बात ये कि गर्मी के इस मौसम में घर से बगैर काम के नहीं निकलना चाहिए और अगर किसी वक्त बाहर जाना ज़रूरी समझते हो तो हल्के रंग के कपड़े पहनो और मुंह पे कोई ऐसी क्रीम लगाओ ताकि धूप ज़्यादा असर न करे। और एक और बात सुन लो, आँखों पे काले रंग के शीशे वाली ऐनक पहननी चाहिए और 1 घंटे में 3 गिलास पानी भी पीना ज़रूरी है। तो चाय काफ़ी का तो बताया नहीं आपने, उसका क्या हिसाब है? तेरे लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। और ये कैफ़ीन वाले मशरूबात जो है ना, इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जिस्म में नमी को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अगर घर से बाहर जाना पड़ जाए तो क्या टोपी पहन के जा सकते हैं? बिल्कुल, बल्कि बेहतर तो ये है कि गीला कपड़ा सर पे हो, छतरी का इस्तेमाल करो और पानी जो है उसको पीते रहना चाहिए। बड़ी मालूमात आपने मुझे दे दी हैं डॉक्टर साहब। मैंने तो वैसे ही सूखा कपड़ा सर पे लगाया हुआ, अब इसको भी गीला कर लूँगा। और अल्लाह ना करे अगर मेरे पास कोई हीट स्ट्रोक वाला मरीज़ आ गया ना तो उसकी भी मैं ऐसे ही मदद करूँगा। शाबाश, अगर यही मशवरे बेटा जुगनी में दे दो तो क्या कहने तेरे। लो बाबेओ, आप कहें और हम ना माने, ये कैसे हो सकता है? लो जी, पेशे खिदमत है जुगनी। आओ भाई, डांसो।
नाजरीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं और क्या बातें कर रहा है डार्लिंग अपने मेहमान के साथ। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामत रखे रब इनको तंदुरुस्ती के साथ। मैं ज़ाती तौर पे इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और मेरे शो में तशरीफ़ ले आई। आइए बात करते हैं आलिया रशीद से। आलिया जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, आप मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे शो में तशरीफ़ ले आई, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए डार्लिंग कि आपने मुझे मौका दिया और अपनी ऑडियंस से रूबरू होने का मुझे एक मौका आपने दिया। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हुई है कि आप आज अपने साथ अपने साजिंदे भी लेके आए हो। ये आपने बड़ी, मेरा मतलब है, मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं चाहती भी कुछ ऐसा ही हूँ कि लाइव सुनाया जाए। हाँ जी, तो चाहता है कि लाइव भी सुने आपको, क्योंकि आप माशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल सिंगर हो मेरे यानी ख्याल से, क्या मेरी यानी जो नाकिस अक्ल है उसके हिसाब से। आपने ठीक कहा। मैं कोशिश करती हूँ कि हर उस सिन्फ को मैं गाने की कोशिश करूँ। ज़रा ये फरमाइए कि आजकल किस तरह की रूटीन है आपकी, आपके यहाँ, मेरा मतलब है कितना एक टाइम मिल जाता है रियाजत का और परफॉर्मेंसेस का? क्या है ना कि NCA में मैं काम करती आई हूँ, संजन नगर के साथ भी काम करती आई हूँ, और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है मैं काम करती हूँ, स्टूडेंट्स को म्यूज़िक सिखाती हूँ, खिदमत करती हूँ मैं मौसीकी की। और इसके अलावा अमेरिका, जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हूँ। अभी हाल ही में इंटरनेशनल अवार्ड मनाया गया, खतीजतुल कुबरा अवार्ड। ये 5th खतीजतुल कुबरा अवार्ड था, जो कि पाकिस्तान की 10 ख़वातीन थीं, पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट हुई 10 ख़वातीन। उन 10 ख़वातीन में मेरा नाम भी शामिल था। ये 10 की 10 गाने वाली थी या सिर्फ ख़वातीन थी? नहीं, ये मुख्तलिफ़ शोबों से इनका ताल्लुक़ था। मुख्तलिफ़ शोबों की 10 ख़वातीन। जी, तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी, मुझ नाचीज़ का नाम शामिल था, और मुझे ये अवार्ड कि मैंने पाकिस्तान के लिए 19 साला करियर में क्या किया और अब क्या कर रही हूँ, इस पर मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला। ये NCA क्या चीज़ है? ये NCA मुझे समझ नहीं आई। NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स डार्लिंग ये कहलाया जाता है। अच्छा, ये जो अपना ये जमजमा के सामने है। जी, अजायब घर इसके साथ आता है, बिल्कुल। और वो बंगियों की तोप के सामने। जी, यकीनन, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा बच्चे ही है। पढ़ते हैं, आर्ट की तरबियत और आर्ट की तालीम लेते हैं। जी, मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा पर काम किया जाता है। अच्छा, तो आप पढ़ाते रहे हो वहाँ पे? जी, मैं पढ़ाती रही, मैंने खुद छोड़ दिया। तो कितने बरस आपने वहाँ पे बच्चों को सिखाया? 19 साल मैंने सिखाया, और 19 साल के बाद मुझे लगा कि अब मुझे खुदाफिज कह देना चाहिए। मैं चाहूँगी कि मैं एक बंदिश से आगाज़ करूँ। मैं राग यमन की, जिसे एमन कहा जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, राग एमन, तो राग एमन यमन, उसमें मैं एक ध्रुपद की बंदिश सुनाऊँगी। मूरत मन भाई, मूरत मन भाई, मूरत मन भाई, सुंदर सलोनी, सुंदर सलोनी, मूरत मन भाई। तुम बिन अब कौन
ये कितने अरसे के बाद आज धुरपद गाया आपने? ये मैं गाती रहती हूँ। अच्छा, तो आप नात भी बहुत अच्छा पढ़ते रहे हो। जी जी, मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। अच्छा, जी तो कोई नात ज़हन में है अभी इस वक्त? जी बिल्कुल। मैं आज नात के चंद अशार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करूँगी। तो इस नात के अशार लिखे हैं इकबाल अज़ीम साहब ने, हाँ हाँ, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस नात को जब मैंने पढ़ा तो शायद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी पुकार सुन ली, वरना मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं एक छोटा सा इंसान अल्लाह के हुजूर उसके घर जाके और उसके नबी की घर जाके मैं ज़ियारत करूँगी। ये मुझे मौका मिला इस नात की बदौलत, और ये मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे साथ मेरी वालदा मोहतरमा को भी मौका मिला और मेरा भाई, हम तीनों उम्रा करने गए। और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं उस शख्स का नाम कैसे भूल सकती हूँ। मेरा तो मन हमेशा उन्हें दुआएं देता है। ड्रामा में बहुत बड़ा नाम, अंधेरा उजाला, आप सब लोगों ने इस ड्रामे से वाकिफ़ होंगे। वो चन्माई, इससे वाकिफ़ होंगे ना। मेरी मुराद जनाब इरफान खोसट साहब से। उन्होंने जब मेरी ये नात सुनी ना, हम किसी टीवी चैनल में गए, उन्होंने मेरी जब ये नात सुनी, सहरी का मौका था, तो वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी को, मैं चाहता हूँ कि ये उम्रा करके आए। सुभान अल्लाह। और हमने कभी ये सोचा भी नहीं था, कभी हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि हम जैसे लोग उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि वो अपने अल्फाज जो मैंने उस वक्त कहे थे, आज मैं वो मोतियों की सूरत में पिरो सकूं। मैं तो खुद उन के दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। बेनिगाही पे मेरी न जाए दीदावर मेरे नज़दीक आए, दीदावर मेरे नज़दीक आए। मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ, देखने का सलीका सिखा दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा तो आलिया जी, ये ज़रा फरमाइए कि जब आप वहाँ पहुँची अल्लाह के घर, जी तो टच किया आपने रब्बुल इज़्ज़त का वो बाब रहमत? जी जी, बल्कि मेरे भाई ने मुझे
कहा कि आपा आओ मेरे साथ। तो मुझे जब वो मकाम इब्राहीम, वो जो दीवार है, मकाम इब्राहीम को जब कहा कि आपा इधर आओ, इसको छुओ, मैंने कहा मैंने इधर ही रुकना है। हाँ। मैं 5 मिनट यूं ऐसे सामने था मेरे, मैं 5 मिनट उसे हाथ रख के मैं अल्लाह से रही थी। मैं कह रही थी कि ए अल्लाह, अगर मैं इतनी गुनाहगार हूँ, हो सकता है मैं कितनी गुनाहगार हूँ ये तो बेहतर जानता है। अगर ये मेरे पास आंखें होती, मैं तेरे घर का दीदार निहारती, तेरे घर को और अच्छे से दीदार कर लेती, या मैं तेरे घर का दीदार ना करती, तेरे नबी के घर की ज़ियारत ना करती मैं भी। लेकिन अल्लाह, तू जो भी करता है इसमें तेरी रज़ा है, तो बेहतर करता है। तो मुझे उस दिन वो इतना सुरूर मैसर हुआ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं बयान कर सकूं। ज़रा ये फरमाइए कि ज़्यादा जो फंक्शंस होते हैं गाने के, जी। ये मौसीकी के लोग आते हैं, जी, उसमें कौन सी सिन्फ आप ज़्यादा गाते हो? ज़्यादातर तो मैं क्लासिकी मौसीकी ही गाती हूँ, लेकिन आवाम के मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए मैं ख़याल करती हूँ कि थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक की तरफ भी आया जाए। अच्छा, जी। तो इस वक्त ज़हन में कोई है लाइट म्यूज़िक ऐसा? मैं एक ख़याल की बंदिश सुनाऊंगी, और ख़याल की बंदिश ये मैंने एक अपने जब मैं NCA में काम कर रही थी तो मैंने एक अपने स्टूडेंट के लिए एक थीसिस में उसका थीसिस था इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक पर। हाँ। अब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक डार्लिंग मेरे लिए एक नई सिंफ थी जी। क्योंकि ये अमेरिका से आया था इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, और पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक मैं सुन रही थी, मेरे लिए सब कुछ नया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो हम भी उस ख़याल गायकी की बंदिश को इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में ढालने की कोशिश करें। और उसमें मैं कामयाब हुई, और जब मैं कामयाब हुई तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला, मेरे स्टूडेंट को डिक्सटेंशन मिल गया। हाँ, कैसे था वो? बिल्कुल मैं आपको वो सुनाऊंगी, और वो उसका एक फ्लेवर आपको खुद ब खुद डार्लिंग पता चलेगा, और आपके देखने वालों को और सुनने वालों को भी मज़ा आएगा। आलिया जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आपने बताया, जी जी ख्याल, जी, तो ये CNG पे भी हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो है, हाँ। इसकी शुरुआत 1970s के दौरान हुई थी। अच्छा। और ये अमेरिका में इस म्यूज़िक की शुरुआत हुई थी। ये ज़रा बताएं तो सही, कैसे होता है ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो है, अब लोगों के बनाने का तरीका फ़र्क है। हाँ। मैंने जब ये सोचा कि जब मैंने लोगों का इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक सुनना शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए एक नई चीज़ थी और मुझे अपने स्टूडेंट की हेल्प भी करनी थी, तो मुझे फिर ये ख़याल आया कि ये जो कुछ मैं सुन रही हूँ इस पे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ऐसा करते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें क्लासिकी मौसीकी जो ख़याल गायकी है जी। उसकी बंदिश को हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आप सब लोग इस वीडियो को मुलाहिज़ा कीजिए। पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया, पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया जादू भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया। आलिया जी, कभी गज़ल भी गाई आपने?
किसी फंक्शन में? जी जी, गज़ल से मुझे याद आया कि ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गाया। ये बात है सन 2000 की। अच्छा। तो मुझे कहा गया कि आपने गज़ल गानी है मिर्ज़ा गालिब की और गज़ल गानी है मलका पुखराज की। अच्छा। अब जो मलका पुखराज ने गाई हुई थी उनका अंदाज़ ज़रा दादरा का, जो उस ज़माने में गज़ल का अंदाज़ था 1960 के दौर का। जी। अब जब मेरी बारी आई तो मुझे कहा गया कि आपने मलका पुखराज जी का स्टाइल कॉपी नहीं करना। हाँ। मैं क्या फिर मैं की करा? हाँ। उन्होंने कहा कि आपने दादरा का अंदाज स्लो होना चाहिए। अब स्लो कैसे होना चाहिए? ये ऐसे होना चाहिए। तस्कीन को हम ना रोए जो ज़ौक़े नज़र मिले, तस्कीन को हम ना रोए जो ज़ौक़े नज़र मिले। अपनी गली में मुझको ना कर दफन बाद काल, अपनी गली में मुझको ना कर दफन बाद काल। मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले, मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। तस्कीन को हम ना रोए जो ज़ौक़े नज़र मिले। ज़रा ये बताइए कि कभी फिल्मी गीत भी गाया आपने? मैंने कहा ना कि जब मेरा मन चाहता है मैं सब कुछ करना शुरू कर देती हूँ। हाँ। अच्छा, तो कोई मैडम कोई मलका तरन्नुम का गीत आपको ज़हन में हो? जी जी, मैं मलका तरन्नुम नूरजहां देखें जी, वो तो एक उनके बारे में मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान क्या कह सकता है। वो तो एक अपने आप में, मैं समझती हूँ कि हम उनके गाने की जितनी तारीफ़ करें उतना ही कम है। वो क्लासिकी मौसीकी से लेके पंजाबी गाना, उर्दू गाना, गज़ल, सब तरह के उन्होंने गाने गाए और क्या ही बात है। और उन्होंने तो जंगी तराने भी गाए। हाँ, तो आप कोई अपना मलका तरन्नुम का कोई फिल्मी गीत कोई ज़हन जी में हो? जी, मैं आज गाना सुनाऊंगी। जो मेरा पसंदीदा गाना है वो है चांदनी रातें। हाँ, माशाल्लाह। चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। चांदनी रातें, चांदनी रातें,
नींद में मीत हमारे देश पर आए सोए रे सुख की नींद में दिल की धड़कने तुझे पुकारे दिल की धड़कने तुझे पुकारे आजा बालम आई बहारे बैठ के तन्हाई में कर ले सुख दुख की दो बातें चांदनी रातें ओ चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से करे बातें ओ चांदनी रातें चांदनी रातें चांदनी रातें ओ चांदनी रातें। नाजरीन, वक्फा किए देते हैं। आलिया रशीद हमारे यहाँ अभी मौजूद हैं। वक्फे के बाद इनसे एक और गाना सुनते हैं। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए आलिया रशीद से एक और गाना सुनते हैं। आलिया जी, क्योंकि नाजरीन को कह चुका था मैं, तो एक गाना और सुनाइए। मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलियां ते प्यार कहानी मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलियां ते प्यार कहानी सावां च आया ए तूफान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलियां ते प्यार कहानी शौक नजारे देन गवाही मिल के डुलते प्यार दे राही चल बेसारे तेरी कसमें मैनी सैनी पल दी जुदाई अखियां ने खेड रचाई कमली ने होश भुलाई जुल्फां ने होया परेशान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलियां ते प्यार कहानी। आलिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मोहब्बत कि आप अपने सजिंदों के साथ मेरे शो में तशरीफ़ लाईं और मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करूँगी कि आपने मुझ नाचीज़ को अपनी ऑडियंस के रूबरू होने का मौका दिया और मेरे गाने, मेरा काम लोगों को दिखाने की कोशिश की और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर सकूं और मैं आगे भी चाहूँगी कि मुझे आगे भी आप लोग इसी तरह सराहते रहें। वेलकम बैक नाजरीन। आज याद माजी में डार्लिंग से पूछेंगे कि माजी में शादियां कैसे होती थी। हाँ बे डार्लिंग। आय हाय हाय डार साहब, क्या आपने बात शुरू की है। जब मोहल्ले में किसी बच्ची की शादी होती थी ना, पूरा मोहल्ला मेज़बान होता था और किसी की बैठक में मेहमानों को ठहराया जाता था, किसी के घर से चारपाइयाँ आ जाती थी और किसी का अगर खुला सेन है ना, ऊपर तंबू लगा के मेहमानों को बिठाया जाता था। पूरी बारात वहाँ पे रोटी भी खा लेती थी। और अब तो शादी हालों का दौर है। करीबी रिश्तेदार जो होते हैं ना, करीब से करीब तार जो होता है, वो भी शादी घर में आते हैं, एन टाइम पे खुराकबाजी करके तो निकल जाते हैं वापस। यार वैसे इतने सारे मेहमानों को घर में संभालना तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। और डॉक्टर साहब उस वक्त इतना मसला नहीं होता था। मेहमान जो थे ना,
जिधर जिधर जगह मिलती थी उधर सो जाते थे। कई तो ऐसे करते थे कि जो छत पे दरियां बिछी होती है ना, उधर ही मेरा मतलब है सो जाया करते थे। ना कोई शिकवा करता था, न शिकायत करते थे, बढ़ चढ़ के शादी में एक दूसरे की मदद करते थे। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि सारी रात बच्चियां जो है ना जी, वो घरों में ढोलकी बजा के गाने गाती हैं, और वो जो मर्द आया होते हैं ना उनके साथ, वो कोठियों पे चढ़ के ना अपनी गपबाजी में लगे रहते थे। तो ये जो बाराती होते थे, इनको खाना कैसे पेश करते थे? बारातियों को खाना पूरी गली, डार साहब, पूरी गली में देगे खड़काते थे ऐसे करके, मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसे एक एक के साथ एक एक खड़ा हो जाता था, तो एक ने ऐसे सालन उठाया, दूसरे को पकड़ाया, ऐसे होते 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 सारी बारात को बरता देते थे रोटी। और अब तो ये वेटर करते ना शादी हालों में, ऐसे करके, बस क्या बताएं आपको, वो ज़माने ही और थे। तो ज़रा ये बताओ कि उस ज़माने में शबाला बनते थे बच्चे? तब तो शहबाला बनने का रिवाज भी था, क्या आजकल है? ओए होए, क्या याददाश्त है आपकी डार साहब। मेरे मामू के बेटे की शादी हुई थी ना, वो मुझसे बड़ा था, मैं उसकी शादी पे सड़बाला बना था। शहबाला नहीं कहते, सड़बाला कहते हैं, सड़बाला। ओ डार साहब, मुझे 3.25 रुपए सलामी हुई थी। तो 3.25 रुपए का क्या किया तूने? करना क्या, एड्डी रकम थी, मैं आपको बता नहीं सकता। आने का तो आता था बिस्कुट का पैकेट इतना बड़ा, समझे कि नहीं, चवानी की बोतल आती थी ठंडी। पूरा महीना गुजर गया, फिर भी मेरा मतलब काफ़ी पैसे 3.25 में से बचे थे। तो यार ये शादी के मौके पे पैसे भी तो वारे जाते थे। हाँ जी, वारना क्या है, दूल्हे के सर पे ठीपे जो है ना, उनके छठे मारते थे रिश्तेदार। और ठीपे कहाँ से ले आए हो? वो ठीपे कहते हैं सिक्कों को। और दूल्हे के कई रिश्तेदार ऐसे होते थे जो बाहर पैसे लुटाते थे ऐसे ऐसे करके, और सारे मोहल्ले के बच्चे पैसे लूटते थे। डॉक्टर साहब, मैंने भी कई दफ़े, मेरा मतलब है, उस लूट मार में पैसे लूटे हैं। दूल्हा भी आमतौर पे, मेरा मतलब है, सेहरा ऐसे करके पैसे लूटता होता था, कई दफ़े मैंने देखा। वो कैसे हो सकता है? ये बता कि दूल्हा जो है वो उसकी तैयारी कैसे होती थी? वो दूल्हे की तैयारी तो मेरा मतलब है ऐसे होती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। लंबी सी एक चिक होती थी, फूलों की, मेरा मतलब है, जिसको सेहरा नहीं कहते, लंबा सा सेहरा, और नोटों वाले हार, समझे कि नहीं। और ऐसे इधर करके उसने रुमाल रखा होता था जैसे दाढ़ निकाल के आया है, और हाथ में कोकियों वाली हॉकी। हाँ, पता लगे भाई दूल्हा साहब आ रहे हैं। यार ये हॉकी का शादी में क्या काम? बाबे सोटी नहीं मिलती थी अपना, तो हॉकी जो है उसको सजा सजू के साथ रखते थे, ताकि मेरा मतलब है पता चले भाई मैं बड़ा आदमी हूँ। और उस ज़माने में ये भी होता था कि जो दूल्हे का मामू होता था ना, वो उसको कहता था भाई मैंने तुम्हें खारे उतारना है। खारे लगाना, ये क्या होता है भाई? वो दूल्हे का जो मामू होता है ना, वो दूल्हे को पानी से नहलाता है, नहला के ना तो फिर बाद में उसको सलामी देता है, इसको खारे कहते थे। और एक आदमी साइड पे बैठा होता था, रिश्तेदार भी फिर सलामियाँ देनी शुरू कर देते। मामू ने जो दिया, मेरा मतलब है सलामी, सारे रिश्तेदार फिर सलामियाँ देनी शुरू कर देते थे। मामू ने जो सलामी से काम शुरू किया था, खारे उतारा उसने। और साइड पे जो बाबा होता था ना, वो लिख लेता था भाई किसने कितने कितने पैसे दिए, क्योंकि उनको वापस भी तो शादियों पे करने पड़ते हैं ना। जिस आदमी ने या जिस बीबी ने 100 रुपया दिया होता था ना सलामी में, ये देख के ना कापी उसको 101 रुपया देते थे, यानी कोतर 100 रुपया। मुंह से कहते हैं आदमी कोतर 100। डार्लिंग, अपनी शादी का नहीं बताया तूने, तेरी शादी भी ऐसे ही हुई थी? मेरी शादी भी ऐसे ही हुई। उसने कहा कबूल कबूल कबूल, तो मैंने कहा हाँ कबूल है, केड़ी गल है। माँ मेरी ने पहले दिन मुझे कहा था वैसे कि आज कहीं जाना ना, आज तेल की रस्म हमने करनी है, तुम्हें तेल देना है। मैं कहा आप मशीन को तेल दो, तेरी मशीन चलती ही नहीं है, बखिया ही नहीं काटती, मुझे कहाँ तेल देना है। डार्लिंग, कमाल की यादें शेयर की है तूने मेरे साथ, मैं भी पहुंच गया हूँ उस सारे दौर में। ख़वातीन व हज़रात, बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। आज डार्लिंग कसौटी में बूझेंगे ये। डार्लिंग, एक ऐसी चीज जो आजकल हर किसी के पास है, काफी काम की चीज है, बता। अच्छा जी, ये बताएं कि ये चीज खाने की है कि पीने की? ये खाने पीने की चीज तो नहीं है, अगर ये पास हो तो खाने पीने की चीजें ली जा सकती हैं। और बूझ गया, आपने पैसों की बात की है, नोटों की। पास हो तो दुकानदार से कोई भी चीज़ जाके ले सकता है आदमी। बेटा, ये एक ऐसी चीज़ है, नोट भी हासिल होते हैं इससे।
ओए होए हो, मैं क्या जी कहीं पिस्तौल का तो नहीं पूछा? अब पागल, ये पिस्तौल बीच में कैसे आ गई? वो इसके जरिए भी तो कुछ लोग नोट हासिल कर लेते हैं ना। और नहीं यार, ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। ये अगर पास हो तो पैसे भी चोरी नहीं होते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई जेब कतरा पैसे नहीं निकाल सकता मेरे? बिल्कुल नहीं, और होती भी बहुत पतली है। पतली सी चीज है? यानी पतली सी चीज है और जेब कतरा जो है वो जेब नहीं ही काट सकता। ब्लेड का पूछा आपने? ये ब्लेड कहाँ से ले आए हो? बाबे जेब में अगर ब्लेड हो तो जेब कतरा जो है वो जेब नहीं काट सकता, क्योंकि ब्लेड हाथ में लगेगा, खूनो खून हो जाएगा। हद हो गई यार, ये जवाब गलत है। ये कोई और चीज है। क्या चीज हो सकती है? अच्छा जरा ये बताएं कि अगर ये गुम हो जाए तो फिर क्या होता है? कोई बात नहीं, गुम हो जाए तो दूसरा भी हासिल किया जा सकता है। तो इसको मेरा मतलब है दूसरे शहर में ले जाया जा सकता है? हाँ, सारे मुल्क में जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं। और अगर ये पास हो ना तो समझो कि तुम्हारा पर्स तुम्हारे पास है। एक मिनट, आपने कहा था पास हो तो हर चीज खरीदी जा सकती है। सोने का छोटा सा टुकड़ा जो है उसका पूछा आपने। जेब में हो तो काफी चीजें मिल सकती हैं। मेरे चांद, जरा ये बताओ कि सोने का छोटा टुकड़ा अगर गुम हो जाए तो दूसरा कहाँ से मिलेगा भाई? नहीं 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 नहीं, वैसे मेरा ध्यान जरा किसी और तरफ चला गया था। ये जवाब जो है इसको इग्नोर कर दें। इग्नोर। डार्लिंग, जवाब जो है उनको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि कसौटी में एक जवाब की इजाज़त होती है। लेकिन ये जो 6 जवाब तुम देते हो, मैं इसलिए बर्दाश्त कर जाता हूँ कि तुम्हारी अक्ल जो है वो काम करना शुरू हो जाए। वेरी सैड डॉक्टर साहब, आपके इस जवाब से मेरा दिल टूट गया है और मैं अंदर से किरची किरची हो गया हूँ। डॉक्टर साहब, आपने मेरी दुनिया अंधेर कर दी है, मैं बिखर गया हूँ। भाई कौन सी फिल्म देख के आए हो? आज तो बड़े सैड हीरो लग रहे हो, बड़े डायलॉग मार रहे हो। और बाबियो, डायलॉग नहीं, ये मेरे दिल की आवाज़ है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप तो यही समझते हैं मैं कम अकल हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, पूरा मोहल्ला मुझसे मशवरा लेके चलता है। अच्छा, अब तू ईमानदारी से बता कि तेरे मोहल्लेदार जो हैं उनकी अकल कितनी होगी जो तुमसे मशवरे लेते हैं? भाई कसौटी बताओ। चलो ठीक है, जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो मिलती कहाँ से है? ये सवाल ज़रा ख़तरनाक लग रहा है मुझे। ये नहीं बता सकता कहाँ से मिलता है। ये तो मेरा मतलब है ऐसे रोंदी मार रहे हैं आप। जवाब तो देना पड़ेगा आपको सवाल का। आपने कहा था कि गुम हो जाए तो दूसरी मिल जाती है। ये ज़रा फरमाएं कि कहाँ से मिलती है और किधर है वो जगह जहाँ से ली जा सकती है? ये अगर मैंने बता दिया ना तो तुम बिल्कुल कसौटी बूझ जाओगे। चल ठीक है, तेरे लिए बता भी देता हूँ। बैंक से मिलती है ये चीज़। बैंक से? ओहो, इतनी आसान कसौटी, मैं समझ गया। जाहिरी बात है, अगर बैंक का बता दिया तो फिर तो बूझ लोगे ना। अब बता क्या है? क्या आपने चेक का पूछा है, जेब में भी आ जाता है, गुम हो जाए तो दूसरा मिल जाता है। अब बता, तुझे मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा कि तू बाकायदा मुकम्मल तौर पे बेवकूफ़ है, पागल है। बोंगे, मैंने एटीएम कार्ड का पूछा था। एटीएम कार्ड? वो मैं तो बताने ही लगा था तो आपने पहले बता दिया है। अपने पास भी है एटीएम कार्ड। मैं जब मशीन में डालता हूँ बीच में से धुआं निकलता है। तूने चेक कह दिया था और कसौटी हार चुके हो तुम। अब बता। ठीक है डॉक्टर साहब, मर्जी है आपकी। ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। ये गर्मी और बढ़नी है मगर आहिस्ता 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 आहिस्ता।
गर्मी की तपश में तुम रहो घर पर। मुनासिब है कि गर्मी की तपश में तुम रहो घर पर। जो निकलो धूप में तो तौलिया गीला रखो सर पर। ये गर्मी करती है सर पर असर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। छिड़काओ घर में ताकि ये गर्मी न हर जाओ। करो छिड़काओ घर में ताकि ये गर्मी न हर जाओ। पियो लस्सी या शरबत घर में जो तैयार करता हो। पियो पानी अगर हो दर्द सर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हमेशा घर से निकलो सर पर तुम छतरी के बलबूते। हमेशा घर से निकलो सर पर तुम छतरी के बलबूते। पहनना हल्के रंग के ढीले कपड़े और खुले जूते। रहेगा लू के लग जाने का डर, आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। ये गर्मी और बढ़नी है